हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 को। इसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लैंड और सॉइल के बारे में जानकारी ली थी। लैंड यूज क्या होता है, लैंड का डिग्रेडेशन कैसे होता है, लैंड का कंजर्वेशन कैसे करेंगे एंड सो ऑन। सॉइल के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि ये सॉइल प्रोफाइल होता क्या है, सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे होता है, सॉइल का कंजर्वेशन क्या करें कैसे होगा, उसका मेथड्स क्या क्या था, वो सारा मेथड्स हम लोगों ने देखा था। ठीक उसी तरह से इस बार लेक्चर में, जो कि पार्ट 2 है इसका, इस चैप्टर का, इसमें हम लोग वाटर के बारे में जानकारी लेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाटर के बारे में है। वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल कैसे होता है, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इकोसिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। वाइल्ड लाइफ रिसोर्स क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कैसे करना है वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं। वाटर क्या है? वाटर एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि जिसको कि हम रिप्लेनिश कर सकते हैं। अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो उतना ही फिर से जनरेट हो जा रहा है, तो ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वाटर के बारे में कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ का 3/4 पार्ट मतलब कि 75% पार्ट वाटर से घिरा हुआ है, वाटर से कवर्ड है। मतलब इसलिए इसको जो है हम लोग वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं। अर्थ को क्या बोलते हैं? वाटर प्लैनेट। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास पानी की प्रचुर मात्रा है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है। मगर प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम पार्ट ओशन है, और ओशन का वाटर सलाइन होता है। सलाइन का मतलब खारा होता है, नमकीन होता है, और वो नमकीन पानी हमारे किसी भी काम का नहीं है। वो ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं आता है, न हम लोग उसको पीते हैं, हाँ, न हम लोग उसको इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, न हम लोग उसको हाउस होल्ड में यूज कर सकते हैं। मतलब कि घर के कामकाज में भी हम लोग सलाइन वाटर को, खारा पानी को यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स क्या होता है पानी का, जो कि फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में क्या क्या, इसका भी एक डेटा है कि एक तो हमारे पास 3/4 वाटर था पूरे अर्थ में, ठीक है। उसमें जो है मैक्सिमम पानी खारा है, सलाइन है, ठीक है। उसके बाद जो भी फ्रेश वाटर बचता है मेरे पास, ठीक है, फ्रेश वाटर सिर्फ हमारे पास जितना भी वाटर है उसका 2.7% ही फ्रेश वाटर है हमारे पास। सिर्फ 2.7% फ्रेश वाटर है। इस 2.7% को हम अगर 100 मान लेते हैं तो इस 2.7% में जो है 70% वाटर ये आइस शीट्स में रहता है। आइस शीट्स में रहता है, ग्लेशियर्स में रहता है। जो भी हमारा अंटार्कटिका है, हाँ, या आर्कटिक ओशन के अपर वाले पार्ट में जो भी आइस शीट्स है वहां पे, तो 70% तो आइस शीट्स में चला गया। बचा कितना? 30%, जो कि हमारा ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, जो कि रिवर्स और लेक्स के रूप में रहता है, और वाटर वेपर के रूप में है। मतलब कि इन ऑल 2.7% जो ये है, 2.7% में से 70% जो है ये ग्लेशियर्स और आइस शीट्स में है, जिसका कि हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो बचा 30%। मतलब कि ओवरऑल जो है हमारे पास सिर्फ हमारे यूज के लिए 1% फ्रेश वाटर है, ठीक है। और ये 1% फ्रेश वाटर कहाँ पे है? ये 1% हमारे ग्राउंड वाटर में है, जो कि हमारे धरती के अंदर होता है, हम लोग उसको बोरिंग से निकालते हैं। सरफेस वाटर है, रिवर और लेक्स के रूप में। वाटर वेपर है, जो कि वाटर वेपराइज होकर एटमॉस्फेयर में रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि वाटर का रिसोर्स, हमारा वाटर रिसोर्स जो है ये अर्थ में लिमिटेड है, ठीक है। और ये हमारा फॉर्म चेंज करते रहता है। तो ये फॉर्म चेंज करता है, उसको वाटर साइकिल बोलते हैं। ये वाटर साइकिल होता क्या है ये हम लोग अभी देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले ये हम अपने लोअर पार्ट में जाते हैं। ये हमारा हो गया समुद्र, ठीक है, ओशियन या रिवर। यहाँ से वाटर एवोपरेट होता है, ठीक है, वाटर एवोपरेट हो रहा है, ये वाटर वेपर के रूप में जाता है। वाटर वेपर के रूप में गया, फिर ये कंडेंस होता है। कंडेंस होकर ये क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ये हमारा क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। जब क्लाउड अच्छा खासा बन जाता है तो यहाँ पे रेनफॉल होता है, इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन हुआ, रेनफॉल हुआ, ये पानी हमारा यहाँ पे लैंड पे चला गया। लैंड पे क्या है कि लैंड सरफेस पे गया तो हमारा यहाँ पे कुछ नदी है, कुछ तालाब है, हाँ, वहाँ पे गया, कुछ परकोलेट करके ये सॉइल के अंदर चला जाता है और वो वाटर टेबल बनाता है, और कुछ पानी
ये सरफेस रन ऑफ के रूप में फिर से वापस रिवर में चला जाता है और रिवर से ओशन में चला जाता है और फिर ओशन से इवेपोरेशन होता है, सेम चीज रिपीट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल हम देख लिए कि वाटर सिर्फ हमेशा फॉर्म चेंज करते रहता है। समुद्र से नदी से इवेपोरेट होके क्लाउड बना, क्लाउड से फिर प्रेसिपिटेशन होके जमीन पे आया और फिर जमीन से सरफेस रन ऑफ हुआ, हाँ, और वो फिर समुद्री या नदी में चला गया। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो वाटर अवेलेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि पानी हमारे पास लिमिटेड है। तो हम लोगों ने देखा था कि 1% पानी ही जो है जो कि फ्रेश वाटर है, जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, और हमारा पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ते जा रहा है वर्ल्ड का। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, पानी लिमिटेड है, तो उसकी स्कार्सिटी रहेगी। तो कहाँ कहाँ पे पानी की कमी है? पहला है अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ये है। अफ्रीका में भी हम देखते हैं, ये रहा अफ्रीका। अफ्रीका में ये अपर वाला पार्ट जो है ना, ये है सहारा डेजर्ट वाला पार्ट। यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे बहुत वाटर स्कार्सिटी है। ठीक है, ये है हमारा कालाहारी डेजर्ट, यहाँ पे है, यहाँ भी वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो होल ऑफ अफ्रीका में वाटर स्कार्सिटी है, एक तरह से बोला जाए तो। दूसरा है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया हमारा ये वाला पार्ट हो गया। फिर साउथ एशिया ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ भी पानी की कमी है। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, यूएसए हमारा ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये और ये वाला पार्ट यूएसए है। तो वेस्टर्न यूएसए ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पे हमारा कैलिफोर्नियन डेजर्ट है। ठीक है, कैलिफोर्नियन डेजर्ट है, यहाँ भी वाटर स्कार्सिटी। और नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको ये वाला पार्ट जो है, ये वाला नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको है, यहाँ पे भी हमारा वाटर स्कार्सिटी है। पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये है, यहाँ पे हमारा अटाकामा डेजर्ट है। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, प्लीज बियर विथ इट। तो अटाकामा डेजर्ट है ये साउथ अमेरिका में, ये भी वाटर स्कार्स एरिया है। और इंटर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, ऑस्ट्रेलिया में है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो ये सारा एरिया वाटर स्कार्स एरिया है। हाँ, अब जो वाटर स्कार्स एरिया है वहां पे तो दिक्कत होगी। तो जो भी ड्राउट प्रोन एरिया होता है, जो कि ड्राउट प्रोन एरिया उसको बोलते हैं, जो कि जहाँ पे अकाल होने की संभावना होती है और अकाल होता है फ्रीक्वेंटली, तो उस तरह का क्लाइमेटिक जोन जो है वाटर स्कार्सिटी फेस करता है। और वाटर स्कार्सिटी किस किस कारण से हो सकता है? वाटर स्कार्सिटी, तो वाटर स्कार्सिटी उस जगह पे होता है जहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन कम हो, ठीक है, या इरेगुलर हो, या सीजनल प्रेसिपिटेशन जो होता है उसमें वेरिएशन हो। एक चीज या तो सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन के बारे में हम बात की जो कि कम हो या इरेगुलर हो, और दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर हम वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, बहुत ज़्यादा यूज करने लगे, तो पानी की कमी होगी, वाटर स्कार्सिटी होगा। और इसमें इससे भी ज़्यादा अगर हम जो भी वाटर अवेलेबल है, तो वाटर बहुत फ्रेश वाटर बहुत कम ही रहता है, उसको भी अगर हम कंटामिनेट कर दें, पल्यूट कर दें, हाँ, उसमें गंदा मिला दें, केमिकल्स मिल जाए, तो फिर वो स्कार्सिटी होना ही है। तो वाटर स्कार्सिटी होने का कारण भी देखिए कंटामिनेशन ऑफ वाटर है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। इंडिया में कौन कौन सा वाटर स्कार्स रीजन है जहाँ पे पानी की कमी है? तो सौराष्ट्र रीजन है गुजरात का, दूसरा है मराठवाड़ा रीजन महाराष्ट्र में, जो सेंट्रल महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पे अकाल होना आम बात हो गई है लगभग अब पिछले 2-3 साल से। बुंदेलखंड रीजन जो है एमपी का, वहाँ भी पानी की दिक्कत है। तो ये सारा वाटर स्कार्स रीजन इंडिया में है। तो हम लोग वर्ल्ड के वाटर स्कार्स रीजन के बारे में भी देख लिए और इंडिया में भी देख लिए, और उसका रीजन क्या होता है ये भी देख लिए। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे करें? तो कंजर्वेशन से पहले हम प्रॉब्लम्स देख लेंगे क्या क्या है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन के बारे में। प्रॉब्लम है पहला, ओवर यूज एंड पोल्यूशन। वाटर का ओवर यूज क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारा वाटर रिसोर्स लिमिटेड है, तो ओवर यूज हो रहा है और हम लोग उसको सही से यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा कारण है कि जो भी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस है, इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है, वो हम लोग जनरली होता क्या है कि वो लोग विदाउट ट्रीटमेंट या पार्शियल ट्रीटमेंट करके पानी में डाल देते हैं, और वो पानी सीवेज के थ्रू
नदी में चला जाता है और नदी से समुद्र में चला जाता है, तो हमारा पूरा नदी पॉल्यूट हो गया है। हमारा गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, ये सारा पॉल्यूशन के कारण ही गंदा हुआ है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, इंडस्ट्री से जो भी केमिकल्स आता है वो हम लोग विदाउट ट्रीटमेंट अगर हम डाल देते हैं पानी में, नदी में, तो नदी पोल्यूट हो जाता है। दूसरा एग्रीकल्चरल केमिकल्स, जो भी हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स डालते हैं, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स हम यूज़ किए खेत में, बारिश हुई तो वो एक्सेसिव फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स था, तो बारिश हुई तो वो सारा चीज़ वो पानी में मिल के वो नदी में चला गया, तो हमारा रिवर भी पॉल्यूट हो गया। और पॉल्यूट होता है तो कौन कौन से केमिकल्स पॉल्यूटेड वाटर में रहते हैं? नाइट्रेट्स है, मेटल्स है, पेस्टिसाइड्स है। तो वाटर को अगर हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हम लोग को ये सारा इफ्लुएंट्स को ट्रीट करना पड़ेगा, पहले उसका ट्रीटमेंट करके उसको हटाना पड़ेगा, तब सारा पानी को हम फैक्ट्री से नदी में बहा सकते हैं। तो वेज ऑफ कंजर्वेशन हम लोगों ने देख लिया, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, पॉल्यूशन है, ओवर यूज है, और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एग्रीकल्चरल केमिकल का जो डिस्चार्ज करते हैं, अनट्रीटेड डिस्चार्ज। ठीक है, अनट्रीटेड डिस्चार्ज। तो कंजर्वेशन में क्या क्या है? कंजर्वेशन में सबसे पहले कि हम फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर को बढ़ाएंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि अगर हम फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर बढ़ाएंगे तो सरफेस रन ऑफ स्लो हो जाएगा। सरफेस रन ऑफ क्या होता है कि अगर हमारा पेड़ बहुत ज़्यादा है, ये हमारा सरफेस है, हमारा यहाँ पे पेड़ है बहुत सारा, ठीक है, तो क्या होगा, पानी जो भी हम हमारा रेन वाटर हुआ तो ये पानी यहाँ पे ये लोग इसको पकड़ के रखेगा, इसको बहने नहीं देगा, और अगर ये खाली रहता तो ये पानी ऐसे आता और बह जाता। ठीक है, तो ये हमारा जो भी फॉरेस्ट है, वेजिटेशन कवर है, प्लांट्स है, घास है, पेड़ है, ये सारा लोग पानी को पकड़ के रखता है यहाँ पे। तो ये सरफेस रन ऑफ जो है, सरफेस रन ऑफ को ये स्लो कर देता है, इसको स्लो कर देता है। तो जब पानी यहाँ पे हल्का हल्का आ गया, उसको पकड़ के रखा है, पानी धीरे धीरे सॉइल के अंदर जाता है। ठीक है, और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उसमें जाके कंट्रीब्यूट करता है, और फिर ये अंडरग्राउंड वाटर टेबल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर का हम लोग फायदा देखें कि फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर से क्या होता है, पानी को पकड़ के रखा तो ये अंडरग्राउंड वाटर टेबल में कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारा पॉन्ड बना देते हैं, पोखर तालाब बना देते हैं। ठीक है, तो जो भी बारिश का पानी रहता है वो लोग वो सब सारा तालाब में स्टोर हो सकता है, और भी अलग अलग तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर है कैनाल्स का यूज़ कैसे होगा? कोई भी डैम होता है, मान लिया सपोज एक डैम है, डैम से हम आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, अगर हम लोग आसपास के एरिया में हम लोग इरिगेशन करना चाहते हैं तो वो थ्रू कैनाल करते हैं, या रिवर से कैनाल के थ्रू हम लोग इरिगेशन करते हैं। तो जो डैम से या रिवर से हम लोग डायरेक्शन रास्ता निकालते हैं, ठीक है, वो पानी के लिए वो हो गया हमारा कैनाल। अगर कैनाल्स का अगर हम लोग लाइनिंग सही से करें ना, प्रॉपरली लाइन करें, तो वाटर सीपेज नहीं होगा, वो पानी धरती के अंदर नहीं जाएगा, तो हमको जितना खेत में जाना चाहिए उतना खेत में मिल जाता है पानी। तो ये कैनाल के प्रॉपर लाइनिंग भी जरूरी है वाटर कंजर्वेशन के लिए। फिर है स्प्रिंकलर्स क्या होता है? जब हम लोग खेती करते हैं तो खेती अगर हम लोग खेत में जाएंगे तो देखेंगे कि स्प्रिंकलर रहता है ऐसे, ठीक है, वो घूमते रहता है और उससे पानी का फव्वारा निकलता है चारों तरफ। ठीक है, तो वो घूमते रहता है, पानी का फव्वारा चारों तरफ खेत में जाते रहता है। तो एक ही जगह स्प्रिंकलर लगाए, आसपास का सारा एरिया कवर कर लेता है, और जितना ज़रूरत होता है उतना ही हम स्प्रिंकलर चलाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि कम पानी में ही इरिगेशन हो जाता है। दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि हम एक पाइप के थ्रू पौधे के जड़ में, मान लिया जाए एक प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, एक प्लांट है यहाँ पे, हम क्या करते हैं, पाइप के थ्रू इसके जड़ के पास जो है जाके यहाँ पे हम लोग पानी डालते हैं ड्रिप इरिगेशन से। तो क्या होता है, जड़ के पास जो है हम लोग पानी डाले, जब जड़ के पास पानी डालते हैं तो पानी बस यहाँ पे रहता है, हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो पानी यहाँ पे नहीं गया, सिर्फ यहाँ पे गया। इससे क्या होता है कि इफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर होता है। और जहाँ जो भी हमारा ड्राउट प्रोन रीजन है, जैसे राजस्थान में हम लोग ड्रिप इरिगेशन का अच्छा खासा यूज़ होता है। फिर महाराष्ट्र में भी ड्रिप इरिगेशन का अच्छा खासा यूज़ होता है। तो
जो भी वाटर स्कार्स एरिया है वहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग पहले फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर देखे, वाटर हार्वेस्टिंग देखे, कैनाल्स का प्रॉपरली लाइनिंग देखे, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन जिसको बोलते हैं ये देखे। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? हम लोग खेत में तो हार्वेस्टिंग देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो भी रेन वाटर होता है रूफ टॉप, हमारे बिल्डिंग के रूफ टॉप में उसको कलेक्ट करके उसको एक पाइप के थ्रू हम अंडरग्राउंड एक टंकी टाइप का बड़ा ऐसा स्टोरेज एरिया बना सकते हैं और वहाँ पे सारा जो है हमारा रेन वाटर स्टोर होके वो चले जाएगा उस अंडरग्राउंड टैंक में। ये फ्यूचर यूज में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी टेक्निक सॉइल कंजर्वेशन में यूज किया जाता है। अब है नेचुरल वेजिटेशन एंड लाइफ, वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है बायोस्फीयर में। ठीक है, बायोस्फीयर होता क्या है? बायोस्फीयर होता है कि लिथोस्फीयर जो हमारा लैंड का अपर सरफेस है, ये है लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर। तो ये रहा लैंड, बगल में पानी है, बगल में वाटर सरफेस है, वाटर, और यहाँ पे है हमारा एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन, तीनों जहाँ पे रहता है ना, ये वाला एरिया बायोस्फीयर माना जाता है। ठीक है, बायोस्फीयर ये लिखा है, वाई नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कंटैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर और ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर। तो ये बायोस्फीयर होता है। तो बायोस्फीयर में जो लिविंग बींग्स रहते हैं वो इंटर रिलेटेड रहते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सारे लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे सर्वाइवल के थ्रू। कैसे? हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्लांट रहता है, जमीन पे प्लांट होगा, एनिमल होगा, और वाटर में एक्वेटिक प्लांट्स और फिशेस रहेंगे। ये सारे, और एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स रहेंगे। ये सारे लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं और ये एक दूसरे का जो लाइफ सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो होता है, जो कि बायोस्फीयर में रहता है, उस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम। अब क्या है कि इस इकोसिस्टम में, ये जो हमारा पूरा इकोसिस्टम बना, इस पूरे इकोसिस्टम में प्लांट का क्या रोल होता है? तो हम पहले प्लांट का रोल देखेंगे, फिर वाइल्ड लाइफ का रोल देखेंगे इकोसिस्टम में। प्लांट का रोल होता है, प्लांट हमको टिम्बर प्रोवाइड करता है, लकड़ी। हाँ, एनिमल को शेल्टर प्रोवाइड करता है घर के रूप में। बंदर पेड़ पे रहता है, पेड़ के नीचे ही बहुत लोग रहता है। फिर पेड़ के बार्क में भी बहुत इंसेक्ट्स रहता है। ट्री हम लोगों को ऑक्सीजन भी देता है, जिससे कि हम ब्रीथ करते हैं। सॉइल को भी प्रोटेक्ट करता है। हम थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि सरफेस रन ऑफ को स्लो कर देता है। शेल्टर बेल्ट हम पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि एक प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में अगर हम पेड़ लगा देते हैं, ठीक है, पेड़ लगा दिए तो इधर से जो फास्ट मूविंग विंड है, ये विंड के मूवमेंट को रोक देता है, तो हमारा सॉइल जो है कंजर्व रहता है, बच जाता है। तो ये शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर बेल्ट भी प्रोवाइड करता है। अंडरग्राउंड वाटर को का भी स्टोरेज बढ़ाता है। फ्रूट्स देता है, पेड़ का फ्रूट, नट, लेटेक्स हम खा सकते हैं, फ्रूट और नट्स खा सकते हैं। लेटेक्स कहाँ से मिलेगा? हमारा रबर का ट्री होता है, उससे लेटेक्स मिलता है। ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारा यूज है प्लांट का। तो इकोसिस्टम में जो है प्लांट का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है कि वो लकड़ी भी दे रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है, शेल्टर भी दे रहा है, रहने के लिए भी दे रहा है, हाँ, क्रॉप ग्रो करने के लिए दे रहा है, पानी को ही बचा रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अब वाइल्ड लाइफ का क्या कंट्रीब्यूशन है? जो भी एनिमल्स होते हैं वाइल्ड लाइफ में, क्या क्या होता है? एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स में क्या क्या हो जाता है? फिशेस हो जाता है, और पानी में रहने वाला जो भी इंसेक्ट हो या जानवर हो, वो सारा रहता है। तो वाइल्ड लाइफ से हमको क्या मिलेगा? दूध मिलेगा गाय भैंस से, ठीक है, मीट मिलता है, हाइड मिलता है, ऊल मिलता है, ऊन जो कि शिप से मिलेगा। शिप होता है ना, भेड़, उससे ऊन मिलता है। इंसेक्ट जैसे बी हो गया, बी से हमको क्या मिलता है? हनी मिलता है, और ये भी पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। पॉलिनेशन क्या होता है कि जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट में फर्टिलाइजेशन जो होता है, उसके लिए एंथर का ट्रांसफर होता है, और वो एंथर का ट्रांसफर कौन करता है? ये हनी बी या और भी बहुत सारा इंसेक्ट होता है, वो लोग करता है। फिर कुछ लोगों का काम है डिकम्पोजर्स का। तो डिकम्पोज कैसे करता है? जैसे बर्ड है,
बर्ड इंसेक्ट को खाता है। इंसेक्ट जो है बर्ड इंसेक्ट को खा गया और बर्ड डिकम्पोजर्स का भी काम करता है। वल्चर है, इंसेक्ट जो है डिकम्पोज भी करता है। वल्चर क्या करता है, वल्चर इंसेक्ट को खा जाता है। जो भी मरा हुआ जानवर होता है उसको वल्चर खा जाता है। तो मरा हुआ जानवर को वल्चर खा गया तो साफ सफाई कर दिया, पूरा सफाई कर दिया। इसलिए जो है इस वल्चर को हम लोग क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये वल्चर बहुत, ये सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वल्चर को हिंदी में गिद्ध बोलते हैं, गिद्ध। आजकल गिद्ध बहुत कम देखा जाता है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि पिछले कुछ दशकों से, कुछ डिकेड से वल्चर अचानक मरता चला गया। फिर पता लगा कि मरता क्यों है, क्यों होता क्या था कि हम लोग का जो भी पालतू जानवर है, जो कि लाइव स्टॉक है, हम लोग जो गाय, बैल, भैंस, तो सारा कैटल्स को हम लोग क्या करते थे, पेन किलर देते थे। उसका नाम था, उस पेन किलर का नाम था डाइक्लोफिनाक। जब भी ट्रीटमेंट होता था उसका तो डाइक्लोफिनाक देते थे ताकि उसको दर्द कम हो। ये डाइक्लोफिनाक जब डेड कैटल्स को जब वल्चर खाता है तो ये डाइक्लोफिनाक वल्चर के अंदर जाता है और वहाँ उसका किडनी को खराब कर देता है। किडनी फेलियर हो जाता है वल्चर का, और ये किडनी खराब हो जाने के कारण वो मर जा रहा था। इसके कारण क्या हुआ कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया गया और अब डाइक्लोफिनाक बैन है इंडिया में। लाइव स्टॉक के लिए, लाइव स्टॉक के यूज़ के लिए, कैटल्स के यूज़ के लिए डाइक्लोफिनाक को बैन कर दिया गया है ताकि हमारा वल्चर प्रोटेक्ट हो और यह जो हमारा इकोसिस्टम है वो सही से चले। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, इसका ग्रोथ किस किस पे डिपेंड करता है। नेचुरल वेजिटेशन का ग्रोथ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे। अगर टेम्परेचर और मॉइस्चर सही से हो तो अच्छा खासा ग्रो करेगा। जैसे फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है, हाई रेनफॉल है। हाई रेनफॉल के कारण बहुत सारा पेड़ उगता है, ठीक है, और वो लार्ज अमाउंट में रहता है। तो हाई रेनफॉल में फॉरेस्ट हुआ, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल है, कम रेनफॉल हुआ वहाँ पे ग्रासलैंड्स, और जहाँ सबसे कम है लो रेनफॉल और ड्राई एरिया है वहाँ, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो वो स्क्रब वेजिटेशन उसको बोलते हैं। ठीक है। स्क्रब, स्क्रब कैसा होता है, ऐसा, ये सूखा एरिया है, यहाँ पे छोटा छोटा सूखा सूखा जो है पौधा है, स्क्रब्स बोलते हैं इसको। तो इस ये स्क्रब्स का मतलब कि खासियत क्या होता है, हम देखते होंगे कहीं कहीं कैक्टस लगा हुआ रहता है। कैक्टस ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, इसमें थोड़ा थोड़ा कांटा रहता है चारों तरफ। तो ये कांटा जो है ना, उसका वो कांटा, उसका एक्चुअली वो लीव होता है, पत्ता होता है। तो ये पत्ता कांटा की तरह इसलिए रहता है ताकि वाटर लॉस कम हो। ठीक है, पानी का पर्सपिरेशन के थ्रू पानी कम लूज करेगी। दूसरा है कि ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ये स्टेम होता है। स्टेम इसका थोड़ा बड़ा रहता है, और वो वैक्सी रहता है। वैक्सी इसलिए रहता है ताकि पानी जो है ज़्यादा उससे बाहर ना निकल पाए, क्योंकि ये ड्राई वेजिटेशन में है, डेजर्ट एरिया में रहता है, या वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो पानी को बचाना है। तो इस तरह का इसका एडेप्टेशन है। और एक और चीज़, इसका जड़ बहुत अंदर तक जाता है, बहुत अंदर जाता है इसका जड़। अंदर इसका जड़ क्यों जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत डीप रूटेड जड़ रहता है, क्योंकि पानी उसको लेना है। ऊपर तो पूरा सूखा है तो पानी मिलेगा नहीं, तो अपने अर्थ के बहुत अंदर जाके जो भी थोड़ा बड़ा पानी रहता है उसको, इसके खोज के चक्कर में उसका अपना जड़ बहुत अंदर जाता है, वहाँ से पानी वो लेता है। तो स्क्रब वेजिटेशन का क्या खासियत है, प्लांट की डीप रूट्स, हम देख लिए डीप रूट्स है, लीव विथ थॉर्नी लीव्स देखिए कांटे जैसा, एंड वैक्सी सरफेस भी देख लिए, वो मॉइस्चर को लूज करने में, ये क्या, मॉइस्चर को लूज करने से रोकता है। फिर है टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है, जहाँ की लो टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है, वहाँ पे टुंड्रा होता है, टुंड्रा वेजिटेशन होता है। वहाँ का हमारा वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, मॉसेज एंड लाइकन्स। तो ये लाइकन्स होता क्या है, लाइकन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइकन्स होता क्या है, ये इट इज मिक्स ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का मिक्सचर है। एक है फंगस और एक है एल्गे। तो फंगस और एल्गे एक साथ एक जगह पे रहता है, हाँ, और ये कोल्ड एरिया में जो है उसको लाइकन्स बोलते हैं। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन हम देखेंगे। तो कंजर्वेशन देखने से पहले हम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ का एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है, कि क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरफेरेंस। क्लाइमेट चेंज, बात पे गौर कीजिएगा, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरफेरेंस
के कारण हैबिटेट का लॉस होता है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या है, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरफेरेंस, हम लोग जो एक्शन लेते हैं इसके कारण हैबिटेट लॉस हो रहा है। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काटना, सॉइल इरोजन हो रहा है, हम लोग जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉरेस्ट फायर जो हो रहा है, सुनामी आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, ये सारे चीज के कारण जो है क्या हो रहा है कि बहुत सारा रिसोर्स एक्सटिंक्ट कर रहा है, वो विलुप्त हो जा रहा है। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, पोचिंग। पोचिंग क्या होता है, जो तस्कर लोग होते हैं वो लोग जो कि वाइल्ड एनिमल्स होता है उसको मार देते हैं और उसका कुछ जो भी महंगा चीज होता है उसको बेच देते हैं। जैसे हाथी का हो गया दांत, वो बहुत ही डिमांडिंग है और महंगा होता है। उस तरह से हाइड होता है, स्किन होता है, नेल्स होता है, हाथी का दांत हो गया, राइनोसेरस का हॉर्न हो गया, हाँ, बहुतों का पंख होता है, बहुत सारा बर्ड्स का, ये सब चीज बहुत महंगा होता है। तो तस्कर लोग क्या करते हैं, पोचर्स लोग उसको मार के उसका जो भी महंगा चीज है उसको हटा निकाल देते हैं और भाग जाते हैं। तो इसके कारण बहुत सारा जानवर अब एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा था, बहुत वल्नरेबल बन गया था। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम देखें, चेंजेस ऑफ क्लाइमेट, दूसरा डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, हम जो भी ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स है। तीसरा था पोचिंग। पोचिंग का एक चीज और बता दें कि जो हम हॉर्न्स के बारे में बात कर रहे थे, ये हमारा राइनोसेरोस, ठीक है, ये राइनो है, ये हो गया राइनोसेरोस। ये काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में पाया जाता है, बहुत लार्ज अमाउंट में। तो जब फ्लड आता है, फ्लड के कारण क्या होता है, ये लोग सब मतलब कि बाहर निकल जाता है फ्लड से दूर भागने के लिए। और फ्लड से दूर भागने के लिए सब लोग एक साथ बाहर जब निकल जाता है तो क्या होता है कि ये लोग तस्कर के एकदम डायरेक्ट निशाने पे रहता है। तस्कर लोग आराम से इसका हंटिंग कर लेता है और ये हॉर्न तोड़ के भाग जाता है। अब स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन, प्रॉब्लम्स तो देख लिए, प्रॉब्लम्स का कंजर्वेशन कैसे करें। कंजर्वेशन के लिए नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की बात की गई, ठीक है, और बना भी दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया ताकि हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हो। क्रीक्स, लेक्स और वेटलैंड, ये सबको भी कंजर्व करने का बात किया गया है। तो ये नेशनल पार्क होता क्या है, जो हम नेशनल पार्क के बारे में बोल रहे थे, ये नेशनल पार्क होता क्या है, ये एक नेचुरल एरिया होता है जो कि डेजिग्नेट किया जाता है ताकि जो इकोसिस्टम है वो प्रोटेक्ट हो, ठीक है, उसका इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी बना हुआ रहे, और प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों के लिए, क्योंकि हमको सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं देखना है, फ्यूचर के लिए भी देखना है। तो इस तरह से हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो प्रोटेक्टेड रहे, वैसा ही रहे, उसका इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी बना रहे। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी हम बात किए थे यहाँ पे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है और ये ग्लोबल लिंक के थ्रू कनेक्टेड रहता है, ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहता है। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है रिलेशनशिप कंजर्वेशन और डेवलपमेंट का, कि हम कंजर्व भी करें और डेवलपमेंट दोनों एक साथ कैसे करें। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू होता है, जो कि जिसका कि एक ग्लोबल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। तो कंजर्वेशन का हम पहला स्टेप्स देखें, नेशनल पार्क बनाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना, बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, उस एरिया को डिमार्केट करके उसको कंजर्व करना है। दूसरा क्या है कि अवेयरनेस फैलाना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि भैया आप सोशल फॉरेस्ट्री कीजिए, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग फॉरेस्ट्री करते हैं और फॉरेस्ट्री करते हैं और पेड़ लगाते हैं, और उसका जो भी फायदा होता है उसको भी हम लोग उससे फायदा उठा, जो भी उसका प्रोडक्ट होता है उससे हम लोग उसका यूज करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। वन महोत्सव करना, वन महोत्सव से ही वन के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में जो है हम लोग को अच्छा चीज जानने को मिलता है और हम लोग इंस्पायर होते हैं कि हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करें। बहुत सारा कंट्री लॉ को पास किया है, कानून बनाया है ताकि बर्ड्स और एनिमल्स का किलिंग ना हो। इंडिया में भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, ये बनाया गया था ताकि हमारा वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड और प्लांट प्रोटेक्ट हो। फिर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी बनाया गया जिसको बोलते हैं साइट्स, CITES। ये जो भी हमारा एनिमल्स है, हाँ, और बर्ड्स है, इसका ट्रेड को ये रेगुलेट करता है, ठीक है, और प्रोहिबिट भी करता है, जो कि हाईली वल्नरेबल है या हाईली इंडेंजर्ड स्पेसीज है, उसको प्रोहिबिट भी करता है और बाकी को रेगुलेट करता है। तो ये साइट्स होता क्या है, साइट्स का फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा। अब क्या है, इसका काम क्या है कि ये इंटरनेशनल
ट्रेड को इंश्योर करता है, जो भी प्लांट और एनिमल्स है उसका ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को इंश्योर करता है, इस तरह से इंश्योर करता है ताकि उसका सर्वाइवल बना रहे, उसका सर्वाइवल थ्रेटन ना हो। इट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। इस तरह से रेगुलेट करना है ताकि उसका सर्वाइवल थ्रेटन ना हो। और ये लगभग 35,000 स्पेसिस को इसके लिस्ट में है, साइट्स के लिस्ट में है। ये साइट्स बना कब था? ये फोर्स में आया था 1975 में। इस पे 183 पार्टीज है। 183 पार्टीज क्या होता है? ये साइट्स में वर्ल्ड के सारे कंट्रीज नहीं है, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो लोग चाहे वो जा सकते हैं। तो जो भी लोग चाहेंगे इसमें, इस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो इस कन्वेंशन से बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, वो इस कन्वेंशन से बाउंड हो जाते हैं और उसको बोलते हैं, जो भी कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं पार्टीज। तो ये हमारे यहाँ टोटल इस साइट्स में 183 पार्टीज हैं। इसका सेक्रेटेरिएट कौन चलाता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इस तरह से ये चैप्टर की समाप्ति होती है और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, करेक्ट आंसर को टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन सा फैक्टर नहीं है? तो टाइम फैक्टर तो है ही, जितना टाइम ज़्यादा होता था, हम लोग डिस्कस किए थे कि जितना टाइम ज़्यादा होगा सॉइल उतना ही बनता है। ऑर्गेनिक मैटर भी सॉइल फॉर्मेशन में काम देता ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें हमारा आंसर होगा सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर का कोई भी रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप? स्टीप स्लोप में सॉइल इरोजन कौन करेगा? किस मेथड से हम उसके सॉइल इरोजन को रोकेंगे? पहला है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने शेल्टर बेल्ट को देखा था। शेल्टर बेल्ट क्या होता है कि एक प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में हम ट्री लगा दिए हैं। ठीक है, ये ट्री क्या करता है? हाई स्पीड विंड को रोकता है ताकि यहाँ पे सॉइल इरोजन ना हो। तो ये शेल्टर बेल्ट तो प्लेन एरिया के लिए किया गया है, प्लेन एरिया के लिए किया गया है। हाँ, तो ये नहीं होगा। दूसरा है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता था कि हम क्रॉप लगा रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, क्रॉप हो गया और बीच में हम लोग भूसा डाल देते हैं, भूसा डाल देते हैं। इसको, भूसा को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या करता था कि ये मॉइस्चर को रिटेन करता था। यहाँ जो मॉइस्चर है उसको बाहर जाने नहीं दे रहा है, तो पानी की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती थी क्रॉप्स को। तो ये मल्चिंग का प्रोसेस था। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी तो प्लेन एरिया में ही हम क्रॉप वाला मल्चिंग कर रहे हैं। टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन में क्या होता था कि हमारा एक पहाड़ है, सपोज पहाड़ ऐसे है, हाँ, उसको हम बनाते, ये वाला पहाड़ है, पहाड़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बना देते थे, ऐसे बना देते थे, ऐसे बना देते थे, ऐसे बना देते थे। ठीक है, कुरेद के हम ऐसे बना दिए। तो क्या होता था कि ये जो हम टेरेस टाइप का बना दिए, इसमें जो है हम लोग अब कल्टीवेशन करेंगे। इसमें कल्टीवेशन करेंगे तो हमको कल्टीवेशन में क्रॉप उगाने में भी दिक्कत नहीं होगी, और दूसरा है कि हमारा सरफेस रन ऑफ भी नहीं होगा, पानी भी कंजर्व हो जाएगा। तो सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए कौन सा था? टेरेस कल्टीवेशन होगा आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर? कंजर्वेशन ऑफ नेचर के खिलाफ कौन है? ठीक है, खिलाफ देखना है। स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, तो ये तो फेवर में है, बल्ब को ऑफ कर देना चाहिए हमेशा। क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, पानी का जो नल है उसको ही बंद कर देना चाहिए। डिस्पोज पॉलीपैक्स, ये हमारे कंजर्वेशन के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि हम पॉलीपैक्स जो है, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसको हर बार यूज करके फेंकते जाए तो हमारा सॉइल पॉल्यूट हो जाएगा, सॉइल में सारा मिक्स हो जाएगा, और ये बहुत दिन के, हजारों साल लग जाता है इसको डिकम्पोज होने में। तो ये सॉइल पॉल्यूशन करेगा, इसलिए हमारे नेचर के ये खिलाफ है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। लैंड यूज क्या होता है? लैंड यूज क्या होगा? प्रोटेक्टिव यूज ऑफ लैंड। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर है जो कि टॉप सॉइल में डिपोजिटेड रहता है। रॉक डैम क्या होगा? ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। रॉक डैम तो बताए थे, जो भी पानी का एरिया होता है, बीच में हम पत्थर डाल देते हैं ताकि वो पानी की स्पीड को स्लो कर दें। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर बताया, भी जस्ट डिस्कस किए हैं कि नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों का जो नैरो जोन है वो बायोस्फीयर कहलाता है। ये हम लोग डिस्कस किए थे। अब देखना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। पहला है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड रीजन, तो ये ट्रू है। ऑब्वियसली गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन क्या है कि वहाँ पे नदी है, फर्टाइल सॉइल है,
तो वहाँ पे जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। ये भी ट्रू है, क्यों? वाटर तो है मगर पॉपुलेशन ही इतना बढ़ गया है कि वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन ये बहुत कम होते जा रहा है। तीसरा है रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन कोस्टल एरियाज टू चेक विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। तो रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन कोस्टल एरियाज हम बताए थे, अभी प्लेन एरिया और कोस्टल एरियाज में हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ बताए ये शेल्टर बेल्ट्स यूज करते हैं, ठीक है, ट्री लगा देते हैं। तो ये कहाँ? प्लेन और कोस्टल एरियाज में शेल्टर बेल्ट यूज करते हैं, इंटरक्रॉपिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन कोस्टल एरियाज टू चेक विंड मूवमेंट इज होगा शेल्टर बेल्ट, इंटरक्रॉपिंग नहीं होगा, तो ये गलत है। चौथा है हमारा ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन इकोसिस्टम। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे कि ह्यूमन इंटरफेरेंस और चेंज ऑफ क्लाइमेट जो है ये इससे इकोसिस्टम का लॉस होता है, ये मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज भी देख लिया और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो जरूर पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा, तुरंत जवाब दिया जाएगा। और अगर कोई भी वीडियो चाहते हैं जो कि आपको लग रहा है जरूरी है तो उसका रिक्वेस्ट भेजिए, हम लोग तुरंत आप लोग को बना के दे देंगे। थैंक यू।